हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। अंतिम प्रहार की सीरीज पे मैं आ गया हूं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आ गया हूं। 14 तक का अपना सफर चलना है। HRM की बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है। तो 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय का कंपनसेशन। एम्प्लॉय का कंपनसेशन क्या होता है, जो बेसिकली कंपनसेशन भी दो टाइप का है, इसके अंदर याद रखिएगा आप। कंपनसेशन भी दो तरीके का है। कौन कौन सा है? एक तो मॉनेटरी कंपनसेशन होता है और एक नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन होता है। जो मॉनेटरी कंपनसेशन लाइक कि जो हम कैश में रिवॉर्ड दे देते हैं वो मॉनेटरी कंपनसेशन, जिसके अंदर बेसिक, डीए, एचआरए, पीएफ तो उसको बाद में मिलता है, लेकिन बेसिक, डीए, एचआरए, ट्रैवलिंग अलाउंस ये सब मिलकर उसका मॉनेटरी एक्सपेंसेस कैलकुलेट होता है। नॉन मॉनेटरी के अंदर आते हैं फ्रिंग बेनिफिट। याद रखना, फ्रिंग बेनिफिट एक अलग से पूछा जाता है कि फ्रिंग बेनिफिट क्या होते हैं। नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन में आते हैं, जैसे कि टेलीफोन का बिल, आप फ़ोन दे दिया और कहा कि टेलीफोन का बिल कंपनी पेड करेगी। कहीं पे जाने के लिए टैक्सी की जो सर्विसेज हो गई वो कंपनी देती है। बच्चों के हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया। इसके अलावा बच्चों का एजुकेशन फीस हो गई, कुछ फर्नीचर दे दिया। तो ये सारे के सारे कौन से में आते हैं? नॉन मॉनेटरी कंपनसेशन में आते हैं। ये सारे ही फ्रिंग बेनिफिट कहलाते हैं। ठीक है, तो इन फैक्टर्स यानी कि कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए, ए को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए और बी को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कंपनसेशन के अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मिलके कंपनी को C2C क्या होना चाहिए, यानी कॉस्ट टू कंपनी क्या होनी चाहिए, इस पर कौन कौन सी चीज़ें डिसाइड करेंगी। इसमें सबसे पहला कि उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है, बंदा किस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम कर रहा है वो चीज़ डिसाइड करेगी। इसके अलावा मार्केट की क्या कंडीशन है। मार्केट की कंडीशन मीन्स कि अभी डिमांड और सप्लाई का जो रेशो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी डिसाइड करेगी। MBA में डिमांड एंड सप्लाई का बहुत मेजर रोल होता है। यदि दूसरा MBA का स्टूडेंट आके कह दे कि हम 12,000 में नौकरी करेंगे और उसने भी अगर आपके कॉलेज से पास आउट किया और उसके परसेंटेज भी आपके जितने ही हैं, तो मार्केट की कंडीशन आपको वो एम्प्लॉयर 13,000 से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं देगा, क्योंकि हर जना कॉस्ट सेविंग में लगता है। तो मार्केट कंडीशन के ऊपर बात होती है। डिमांड एंड सप्लाई का लॉजिक चलता है। जॉब की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लॉजिक चलता है। इंडस्ट्री का क्या लॉजिक चल रहा है। इंडस्ट्री में अब मार्केट तो पूरा का पूरा सारे ओवरऑल मार्केट में, लेकिन हो सकता है जैसे पूरा मार्केट डाउन था लेकिन फार्मा इंडस्ट्री टॉप पे थी कोविड के टाइम पे, है ना। जैसे दिवाली पे आप देखिए कि अधिकतर इंडस्ट्री टॉप पे रहती है, जिसमें पेंट की, कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज होती है वो और ज़्यादा हाइक पे जाती है। तो इंडस्ट्री सेक्टर में डिमांड बढ़ने पर भी कंपनसेशन बढ़ता और कम होता है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, लाइक कौन सी सिटी के अंदर आप रह रहे हैं, रिमोट एरिया में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, तो आपकी अर्बन एरिया में थोड़ी सैलरी ज़्यादा होती है, रूरल एरिया में सैलरी कम होती है ना। सिटी वाइज भी चेंज करते हैं। जैसे दिल्ली में रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो तो आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, और दूसरी अगर सिटीज़ में रह रहे हैं अगर अपन, जैसे कि टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऐसे बोला जाता है, इसमें अर्बन और रूरल ही करता हूँ। रूरल में रह रहे हो तो सैलरी कम दी जाती है। कंपनी की साइज और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेपुटेशन, ये सारी की सारी बातें आती है। यानी कि अगर कोई बिग कंपनी है, लाइक आप अमेजोन में जुड़ते हैं, गूगल में जुड़ते हैं, TCS में जुड़ते हैं, टाटा के किसी ग्रुप में जुड़ते हैं, रिलायंस के किसी ग्रुप में जुड़ते हैं, विप्रो में जुड़ते हैं, ठीक है, कोई बड़ी फर्म में जुड़ते हैं, तो आपकी उस कंपनी के अकॉर्डिंग पे स्केल चलती है। उसमें फिर ये सारे मैटर नहीं देखते कि इंडस्ट्री क्या दे रही है, मार्केट क्या दे रहा है, कुछ भी नहीं। जो कंपनी के प्रोटोकॉल के अंदर है, जो बेस्ट इन क्लास होता है, वो आपको प्रोवाइडेड होता है। नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बंदे ने कितना परफॉर्मेंस करा है और उसके कितनी आवश्यकता है, नेसेसिटी कितनी है और कितना मेरिट पे परफॉर्म करा है, वो भी एक कंपनसेशन डिसाइड करने का या इंक्रीज करने का एक फंडा होता है। सीनियरिटी, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इसके थ्रू भी आपका कंपनसेशन डिसाइड होता है। एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के थ्रू भी डिसाइड होता है। जैसे ग्रेजुएट है तो उसकी सैलरी इतनी है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसकी सैलरी इतनी, और 12th पास है तो उसकी सैलरी इतनी। मार्केट में कुछ बेंचमार्क बने हुए हैं कि मार्केट में कोई प्री डिसाइडेड रूल्स हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो लेबर यूनियन जो फिक्स रेट लग देती है वो, या लीगल लॉज, लीगल कंप्लायंसेस में आ जाओगे वो, या आपका बजट। ये 3 पॉइंट उसमें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है।
लेबर यूनियन ने कोई डिसाइड कर दिया इतना पेमेंट देना है, लीगल कंप्लायंसेस कह रहे हैं कि इतना मिनिमम सैलरी होनी चाहिए और आपका बजट कितना है ये, यानी कि अगर मेरे को किसी को सैलरी देनी है, यदि मेरे को कंपनसेशन देना है, जैसे हमारी टीम को कंपनसेशन दिया जाता है, तो वैसे तो ज़्यादा नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी कुछ जो उनको दिया जाता है वो किस बेस पे डिसाइड किया जाता है, वो डिसाइड किया जाता है उनकी जॉब के ऊपर, उनकी जॉब्स के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर, उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। इसके अलावा इसके अलावा इंडस्ट्री के जो अभी बेंचमार्क चल रहा है, मार्केट की जो कंडीशन चल रही है, हमारा जो बजट चल रहा है, लीगल कंप्लायंसेस क्या कह रहे हैं, लेबर यूनियन से अगर कोई टाइप है तो उसके अकॉर्डिंग, कंपनी के साइज, ज्योग्राफिकल कंडीशन की कौन सी सिटी में आपका वर्किंग प्रोफेशन है, और इसके अलावा आप कह सकते हो बस यही सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप हो गए। यानी 8-10 पॉइंट अपन को इसके अंदर लिखने होंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलरी और वेजेस डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, यूनिफॉर्म प्रैक्टिस भी हो सकती है, यानी कि एक तरीके से सारी पीस दी जाए। ठीक है, क्लियर है कंपनसेशन के डिसाइड करने में। अच्छा, यहाँ पर कंपनसेशन कैलकुलेशन का मतलब नहीं है, यानी कि अपन वेजेस दे रहे हैं, आवरली दे रहे हैं, यहाँ पर ये डिसाइड हो रहा है कि आवरली में 30 रुपीज़ देना है कि 40 रुपीज़ देना है कि 20 रुपीज़ देना है। गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर ये डिसाइड नहीं हो रहा कि आवरली देना है कि पीस वेजेस से देना है, किस अकॉर्डिंग देना है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर अपन ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक्चुअल में पेमेंट कितना करना है। इसमें ही तो हमारा बजट आता है, परफॉर्मेंस आती है, मार्केट कंडीशन आती है, लेबर यूनियन आती है, लीगल कंप्लायंसेस आते हैं, एक मिनिमम स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर दिया, बेंचमार्किंग आ गई, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, यही के यही सारे के सारे पॉइंट है। काफ़ी ईजी टॉपिक है और ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।